नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पर मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। ये चैनल संस्कृत साहित्य की सेवा के लिए है। यहाँ आपको श्री वाल्मीकि रामायण, महाभारत, वेद एवं वैदिक साहित्य का इतिहास, महाकवि कालिदास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, नीतिपरक ग्रंथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी मिल सकती है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे काव्य में जो वृत्तियां होती हैं, भारती वृत्ति, सात्वती वृत्ति, कैशिकी वृत्ति, आर्भटी वृत्ति, इन सब की। तो वृत्तियों के और भी प्रकार बाद में आए हैं, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने, जो कि हम जानते हैं कि काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र का प्रथम ग्रंथ उन्होंने नाट्य शास्त्र के रूप में दिया है, उसके 20वें अध्याय में इनकी जो चर्चा की है उसके आधार पे इस वीडियो में थोड़ा सा इन वृत्तियों का परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य भरत मुनि लिखते हैं कि समुत्थानम तो वृत्तिनाम व्याख्याम अनुपूर्वशः। भाई, ये जो वृत्तियों का विश्लेषण है उसको मैं व्याख्या करूँगा, उसकी यथा वस्तुद्भव, इन वृत्तियों की उपयोगिता क्या है उसको बताते हैं कि वस्तु के यानी कथा वस्तु के, स्टोरी के, कथानक जिसको हम कहते हैं, उसके उद्भव में इसका उपयोग होता है या उसके वर्णन में इसका उपयोग होता है। काव्यानाम च विकल्पनम, और काव्य को श्रेष्ठ और सुंदर और उत्तम बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नाट्य शास्त्र में जिस प्रकार से नाट्य की उत्पत्ति के लिए चारों वेदों का आधार रखा गया है, माना गया है कि पाठ जो है वो ऋग्वेद से लिया गया, जग्राह पाठम ऋग्वेदात, तो उसी प्रकार से यहाँ वृत्तियों के संदर्भ में भी आचार्य भरत मुनि लिखते हैं ऋग्वेदाद भारती क्षिप्ता। ऋग्वेद में से भारती वृत्ति ली गई है। यजुर्वेदाच सात्वती, और यजुर्वेद से सात्वती वृत्ति ली गई है। कैशिकी सामवेदाच, सामवेद से कैशिकी वृत्ति ली गई है। शेषाचा थर्वणा दपि, और शेष यानी आर्भटी वृत्ति जो है वो अथर्ववेद से ली गई है। अब थोड़ा समझें हम इन चीज़ों को। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि हर चीज़ को वेदों के साथ और पुराणों के साथ, देवताओं के साथ जोड़ते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ वृत्तियों के संदर्भ में जो कुछ चर्चा की है उसमें इसी प्रकार की सारी बातें हैं। लेकिन हम मुख्य जिस बात को हमें समझना है वो ये है कि ये चारों प्रकार की वृत्तियाँ कथा वस्तु के विस्तार में या कथा वस्तु में कब किस वृत्ति का किस संदर्भ में उपयोग होना चाहिए, इसके लिए बड़ी उपयोगी हैं। और साथ ही इसी प्रकार से काव्य के संदर्भ में इनकी उपयोगिता है। सबसे पहले भारतीय वृत्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं या वाक्य प्रधाना पुरुष प्रयोज्या स्त्री वर्जिता संस्कृत पाठ्य युक्ता स्वनाम ध्येय भरत ही प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेतु वृत्ति। भाई, भारतीय वृत्ति उसको कहा जाता है जो वाक्य प्रधान होती है। किसके वाक्य? यानी पुरुष वाक्य प्रधान होती है, जिसमें पुरुष पात्र ही जिसका उपयोग करते हैं। स्त्री का इसमें वर्जन है, स्त्री पात्र इसमें नहीं हो सकता है। संस्कृत पाठयुक्ता, और संस्कृत भाषा प्रधान है ये। अब समझिए, सीधी भाषा में कहें तो संस्कृत भाषा प्रधान, जो पुरुष पात्र जिसमें नहीं होते हैं, इस प्रकार की घटनाओं के आयोजन में भारतीय वृत्ति का उपयोग आप कर सकते हैं। आचार्य भरत मुनि ने इसका बहुतायत से प्रयोग किया है और इसीलिए इसको भारतीय वृत्ति नाम मिला है। देखिए, आचार्य भरत जो हैं वो सूत्रधार हैं, वो किसी भी नाटक के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। तो रंगमंच पे जब नाटक शुरू होना है उससे पहले वो स्टेज पे आते हैं, रंगमंच पे आते हैं, और रंगमंच पे आने के बाद सबके सभा पूजा और प्ररोचना वगैरह करते हैं, जिसके माध्यम से जिसको हम कहें कि दर्शकों को प्रभावित करना, दर्शकों को आकर्षित करना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। मंगलाचरण वगैरह इसमें किया जाता है और उसके बाद जो है नाटक का प्रारंभ होता है। तो नाटक के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है।
आप काव्य के प्रारंभ में आप अगर थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, आप निबंध वगैरह लिख रहे हैं, तो उसकी जो प्रस्तावना वाला पैराग्राफ है उसमें आपको इस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। भारतीय वृत्ति का प्रयोग हो सकता है। इसके भेदों के बारे में कहा गया है कि भेदास्तस्यास्तु विज्ञेया चत्वारो अंगत्वमागता। इसके 4 भेद हैं, प्ररोचना, आमुखम चैव, वीथि, प्रहसनम तथा। प्ररोचना, आमुख, वीथि और प्रहसन, ये इसके 4 भेद हैं। आपको भारतीय वृत्ति को विस्तार से जानना है, मैंने थोड़ा सा परिचय यहाँ दिया है, तो आप चले जाइए, हमारे नाट्य शास्त्रीय सिद्धांत प्लेलिस्ट है और वहाँ पे भारतीय वृत्ति को लेकर के एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है और वहाँ प्ररोचना के ऊपर भी वीडियो है, आमुख के ऊपर भी वीडियो है, तो आप वहाँ पे जाकर के इसको विस्तार से समझ सकते हैं। इस भारतीय वृत्ति के 4 भेद होते हैं, प्ररोचना, वीथि, प्रहसन और आमुख। जैसा कि आमुख आप जानते हैं कि प्राकथन को कहा जाता है, भूमिका भाग को कहा जाता है, या किसी रचना का जो प्रारंभ होता है उसको आमुख कहा जाता है। तो भारतीय वृत्ति में आमुख होता है, भारतीय वृत्ति में प्ररोचना होती है। प्ररोचना क्या है? प्रकृष्टेन रुच्यते येति या सा प्ररोचना। अगर हम इस प्रकार से इसकी व्याख्या करें, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे उसको प्ररोचना कहा जाता है। जैसे कि नाटक शुरू हो ना हो उससे पहले, या कोई आप कहीं व्याख्यान देने गए हैं, आप कुछ भी ऐसे कार्य के लिए गए हैं, तो वहाँ जो लोग दर्शक लोग या आपके श्रोता लोग जो उपस्थित होते हैं, उनकी हाजिरी में उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है कि भाई इस जगह के श्रोताओं के बारे में तो मैंने सुना है कि बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, और इनके सम्मुख बोलने में मुझे अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी और आप भी अवश्य ही हमारी बात को ध्यान से सुन पाएंगे। इस प्रकार से जो उनकी प्रशंसा की जाती है, इसको प्ररोचना कहा जाता है। तो ये भारतीय वृत्ति के प्ररोचना, वीथि, प्रहसन और आमुख, ये 4 प्रकार हैं। मैं विस्तार से इनकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप वो वीडियो हमारा देखें। सात्वती वृत्ति इसके बाद आती है, या सात्वतेन है गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता च हर्षोत्कटा संहृत शोक भावा सा सात्वती नाम भवेत्तु वृत्ति। देखिए, सात्वती वृत्ति में किस प्रकार का कथानक, किस प्रकार की वार्ता या काव्य में किस प्रकार के प्रसंगों के आयोजन में आपको सात्वती वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो जहाँ सत्वगुण की प्रधानता हो, अब सत्वगुण की प्रधानता क्या है, सत्वगुण क्या है, अगर इसको आपको समझना है तो श्रीमद् भगवद गीता के हमारे वीडियो देखिए, उसमें इन सारी चीज़ों पे, और विशेष करके 17वें अध्याय में सात्विक दान क्या है, सात्विक यज्ञ क्या है, सात्विक कर्म क्या है, सात्विक कर्ता कैसा होता है। तो जहाँ सत्वगुण की प्रधानता होती है, हम सीधे ढंग से अगर समझें तो जहाँ मन शांत हो, आप जब दूसरे के बारे में सोच रहे हों, यानी नायक से संबंधित जो वर्णन आएंगे, न्यायपूर्ण बात हो, जहाँ कोई गलत बात नहीं की जा रही हो, जहाँ हर्ष हो, आनंद हो, इस प्रकार के सभी व्यवस्थाएं हों, शोक भावा, और जहाँ शोक नहीं हो, शोक का अभाव हो, तो ऐसे कथानक के वर्णन में, ऐसी चीज़ों के वर्णन में आप सात्वती वृत्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो सात्वती, जहाँ सात्विक गुण की प्रधानता हो, जहाँ न्यायपूर्ण बात की गई हो, जहाँ हर्ष हो, आनंद हो, इस प्रकार की सारे वर्णन हों, तो आप समझ सकते हैं शोक का अभाव हो, वहाँ आप सात्वती वृत्ति का वर्णन प्रयोग कर सकते हैं। वागंगा भिनयवती सत्वोत्थान वचन प्रकरणेषु सत्वाधिकार युक्ता विज्ञेया सात्वती वृत्ति। और इसका विस्तार करते हुए कहते हैं, वाग यानी वाणी, अंग यानी शरीर से जिसका अभिनय किया जाता है, सत्वोत्थान वचन प्रकरणेषु, और जितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर योग्य लोगों के लिए उपदेशक, लोगों के लिए अनुकरणीय बातें जहाँ कहीं जा रही हों, जहाँ सत्व का अधिकार हो, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ सात्वती वृत्ति का प्रयोग हो रहा है। संक्षेप में ही देख रहे हैं, इसलिए कैसी की वृत्ति के बारे में भी हम आपसे चर्चा करते हैं। यास लक्षण नैपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संयुता या बहुनृत्य गीता कामोपभोग प्रभवोपचारा ताम कैशिकी मृत्यु मुदाहरती। अब देखिए, कथानक का, स्टोरी का कोई ऐसा भाग है जिसमें कुछ बातें पर्दा के पीछे से हो रही हैं, कुछ स्टेज पे हो रही हैं, जहाँ बहुत सारे स्त्री पात्र हैं, जहाँ नृत्य, संगीत, बहुत सारी धमाल, मस्ती, प्रेम,
और ये सब चीज़ें जहाँ वर्णित हों तो कैसिकी वृत्तियों उदाहरण थी, तो उस जगह कैसिकी वृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। एक कथानक में आमोद प्रमोद हो, आप प्रमोद वन में पहुंच गए हैं और प्रमोद वन में सखियां एक दूसरे के साथ मस्तियां कर रही हैं या नायक नायिका की कुछ मस्तियां चल रही हैं, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं उनके आयोजन में कैसिकी वृत्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। लिखते हैं आचार्य भरत मुनि, चित्रपद वाक्य बंधई अलंकृता। बड़े सुंदर सुंदर चित्रपद वाक्य बंधई अलंकृता, बड़ा सरल है। नाट्य शास्त्र की यही विशेषता है कि आप इसकी कारिकाएं अगर पढ़ें तो स्वतः अर्थ स्पष्ट हो जाता है। हसित रुदित रोषादई, जहाँ हास्य, रोना, क्रोध वगैरह ये सारी चीज़ें जहाँ वर्णित होती हैं। स्त्री पुरुष काम युक्ता विज्ञेया कैसिकी वृत्ति, जहाँ स्त्री और पुरुषों की कामनाओं की, एक दूसरे के साथ मस्ती वगैरह की कथाओं का या प्रसंगों का वर्णन हो, तो वहाँ कैसिकी वृत्ति होती है। नर्मचा नर्म स्फुंजो नर्मस्फोटोथ नर्म गर्भश्च कैशिक्या चत्वारो भेदा हेते समाख्याता। नर्म, नर्मस्फुंज, नर्मस्फोट और नर्मगर्भ, ये कैसिकी वृत्ति के 4 भेद हैं। अब देखिए, जैसे हम नायकों की चर्चा करते हैं तो वहाँ धीर उदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत, ऐसे धीर शब्द सब में रहता है। वैसे यहाँ नर्म शब्द का प्रयोग सभी जगह पे हुआ है इसके 4 प्रकारों में। तो ये नर्म जो है ये सुकोमलता का वर्णन करता है, जहाँ लोगों के मन में अनुराग उत्पन्न हो, जहाँ लोगों के मन में अत्यंत आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि यहाँ नृत्य होता है, यहाँ संगीत होता है, यहाँ धमाल होता है, यहाँ मस्तियाँ होती हैं। इस प्रकार के जो भी वर्णन है उसमें कैसिकी वृत्ति का उपयोग किया जाता है। थोड़ी सी चर्चा आर्भटी वृत्ति के बारे में भी कर लें, उसका भी थोड़ा सा परिचय आपको दे देते हैं। आर्भट प्राय गुणा तथैव बहुकपट वंचनोपेता दंभा नृत वचनवती त्वारभटी नाम विज्ञेया। भाई, जहाँ बड़े ही कठोर वर्णन हो, बहुत कपट प्रवंचना, लोगों को ठगने की, इसकी उसकी चर्चा हो, दंभ हो, आडंबर हो, अनृत, झूठ बोला जा रहा हो, इस प्रकार के वर्णन जहाँ आएंगे वहाँ आर्भटी वृत्ति होगी। अब आप समझिए कि आपको रचना की शुरुआत करनी तो आप भारतीय वृत्ति का उपयोग करते हैं, संस्कृत प्रधान होती है। अब मान लीजिए संस्कृत नाटक नहीं है और आप कोई गुजराती नाटक लिख रहे हैं तो क्या करेंगे? शुद्ध गुजराती भाषा का प्रयोग है, उसको संस्कृत भाषा कहा जाएगा। हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी भाषा का जहाँ प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे उसको भी संस्कृत भाषा, या संस्कृत का अर्थ है संस्कारित जो भाषा है, व्याकरण के अनुसार जो शुद्ध भाषा कही जाएगी उसको यहाँ संस्कृत माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी भाषाओं के लिए इन नियमों को मान सकते हैं। तो रचना का प्रारंभ भारतीय वृत्ति से हो जाता है। फिर रचना में जब उपदेशात्मक अच्छी अच्छी बातें कही जाएं तो वहाँ सात्वती वृत्ति का उपयोग होता है। जब रचना का विस्तार हो, उसमें लोगों के आनंद प्रमोद की, लोगों के लिए नृत्य संगीत वगैरह के आयोजन और मस्तियाँ वगैरह चल रही हों, उस कथानक को जब इस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें कैसिकी वृत्ति काम करती है। लेकिन उसमें जब विलेन आए, कोई प्रतिनायक जब आएगा तो वो सारे काम कैसे करेगा जितने आपको नहीं अच्छे लगे। नाटक में तो जो कुछ होता सब अच्छा ही लगता है हमको, क्योंकि वो तो राधिक महिम है, तो नवरस और नवरस रुचिर हैं, सभी रस अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, उस हिसाब से आपको सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन समाज के लिए जो दुर्गुण हैं, जो गलत गलत बातें हैं, कपट है, प्रवंचना है, झगड़ा है, मारपीट है, दंभ है, झूठ बोलना है, इस सब का वर्णन जहाँ पे होता है वहाँ आर्भटी वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। सांगुण्य समारब्धा हटाति संधान विद्रवोपेता लाभालाभार्थ कृता विज्ञेया वृत्तिर आर्भटी। अब ध्यान दीजिए कि जहाँ भारतीय वृत्ति थी वहाँ तो भाषा का था, वहाँ तो है ही सारी चीज़ें, क्योंकि संस्कृत की प्रधानता है तो वहाँ तो सारी अच्छी अच्छी बातें होनी हैं। सात्वती वृत्ति में भी उपदेशक और कल्याणकारी, सत्वगुण की प्रधानता हो, इस प्रकार के सारे वर्णन हैं।
क्योंकि नायक ही वहाँ पे मुख्य है, और जब नायक होगा तो नायक बनेगा ही तब जब वो दूसरों के लिए कल्याण की बात करेगा। जैसे इन सब का वर्णन देखा, आर्भटी वृत्ति की विशेषता ये है कि यहाँ प्रतिनायक होता है, और प्रतिनायक हमेशा अपनी सोचता है, वो स्वार्थी होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं हटा सागुण्य समारब्धा, वो जो कुछ भी होगा वो अपने स्वार्थ के लिए लोगों की मार पीट काट पीट जो कुछ करना हो सब कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। छल प्रपंच जिसको कहें, षड्यंत्र, सारी चीज़ें उसमें चलती रहेंगी। लाभार्थ कृता, जिसमें लाभ और हानि क्या है इसका बराबर वो विचार करता है। यानी जो अपने स्वार्थ के लिए ही, जिसमें स्वार्थपरक बातें ही ज़्यादा की जाती हैं, इस प्रकार की वृत्ति को आर्भटी वृत्ति कहा गया है। तो ये मैंने एक संक्षेप में आपको आचार्य भरत मुनि ने 4 वृत्तियों का जो वर्णन किया था कि किस प्रकार की स्टोरी के वर्णन में हमें किस वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, इसकी बात की है। लेकिन अब ये आश्रय तो लेना चाहिए, वास्तव में इन वृत्तियों का वैशिष्ट्य क्या है कि किस वृत्ति में किस प्रकार की भाषा हो, किस वृत्ति में किस प्रकार के वर्णन होंगे वो तो आ गया, लेकिन इसकी भाषा किस प्रकार की रहेगी आगे चल के इसकी चर्चा हुई है। और इसी प्रक्रिया में ये जो वृत्तियां हैं वो धीरे धीरे रीति रूप में परिणित हो गई। कुछ वृत्ति से हम रीति की तरफ चले गए, और फिर हमें रीतियों में ये कहा गया कि इस प्रकार के वर्णन में हमें इस प्रकार की रीतियों का उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार के वर्णन में हमें इस प्रकार की रीतियों का उपयोग करना चाहिए। और रीति से हट के वो चीज़ गुण तक पहुँच गई कि किस प्रकार से इस प्रकार के वर्णन हो तो उसमें हमें इस गुण का उपयोग करना चाहिए, और इस प्रकार के वर्णन हो तो हमें इस गुण का उपयोग करना चाहिए। पहले तो 10 गुण थे और 10 शब्द गुण थे, 10 अर्थ गुण थे, ऐसे कहा जाए तो 20 गुण थे। लेकिन आगे चल के आचार्य मम्मट ने खाली उनको 10 और 10 यानी 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण को खाली 3 गुणों में, माधुर्य, ओज और प्रसाद, 3 गुण में सबका समावेश करके और गुणों का वर्णन अपने काव्य प्रकाश में किया। तो ये सभी चीज़ें दृष्टव्य हैं। कल चूँकि इसके ऊपर हमारी ऑनलाइन जो कक्षाएं मैं लेता हूँ, जो विद्यार्थी उसमें भाग लेते हैं, उसमें इसकी चर्चा हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी आपके लिए प्रस्तुत कर दिया जाए, क्योंकि ये एक विषय ऐसा था जिसकी चर्चा अभी तक मैंने नहीं की थी। तो नाट्य शास्त्र के अनुसार 4 वृत्तियाँ कौन सी हैं और उनकी उपयोगिता किस प्रकार की, इसकी चर्चा इस वीडियो में हमने की है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो मित्रों